Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इज द प्रेडिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी फ्यूचर का प्रेडिक्शन किसी भी चीज की होने की संभावना या किसी भी चीज की नहीं होने की संभावना हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो probability is said to be the ratio of the number of favorable cases to the total number of equally likely cases। ठीक है, यानी probability of occurrence of an event is equals to favorable number of event divided by total number of event। कहने का मतलब से फॉर एग्जाम्पल कि what is the probability of getting a head while we toss a coin। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना कितनी है? तो हम कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा टेल आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 2। ठीक है, और फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट यानी क्वेश्चन में क्या कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की संभावना कितनी है? तो हेड मतलब एक पॉसिबिलिटी है मेरा, हेड या फिर टेल। तो हेड आने की संभावना एक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट हो गया मेरा 1। यहाँ हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि 50% चांस है मेरा कि मेरा हेड आ सकता है या फिर मेरा टेल आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो वही यहाँ लिखा है, इफ एन इवेंट m कैन हैपन, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन m ways and fail to happen in n ways। यानी अगर मेरा हेड आ रहा है एक वे में तो फेल टू हैपन कितना वेज में नहीं आ रहा है? 1 वे। ठीक है, या चलिए एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा क्या क्या आंसर आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाइस में आपका ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मेरा क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 आने की संभावना कितनी है? 5 आने की संभावना कितनी है मेरी? 1/6। यही है। तो अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो इफ एन इवेंट कैन हैपन इन m वेज, यानी 5 अगर एक वे में आ सकता है तो फेल टू हैपन इन कितना वेज? 5 कितने वेज में नहीं आ सकता है? तो 5 वेज, है ना। 5 एक वे में आ सकता है तो 1 2 3 4 5, 5 वे में 5 नहीं आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल्स टू 1/5 + 1 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेलिंग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 इज इक्वल्स टू n यानी कितने वेज में नहीं हो सकता है? तो 5/6। ठीक है, और हमेशा आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। यानी किसी भी चीज की होने की संभावना प्लस किसी भी चीज की नहीं होने की संभावना इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला है यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें जो भी रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है ऑन चांस, देन इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चांस कि मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, मेरे को हम इसमें श्योर नहीं बोल सकते कि मेरा यही चीज आने वाला है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन चांस। और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसमें मेरा रिजल्ट जो है वो चांस पे डिपेंड करता है वो कहलाता है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका इवेंट। इवेंट क्या होता है? जब हम कोई एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जो भी मेरा रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं इवेंट। जैसे अभी हम कहे थे कि इफ वी थ्रो अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। तो ये जो मेरा गेटिंग अ 5 है वो है मेरा इवेंट। ठीक है, जो रिजल्ट मेरा आने वाला है दैट इज नोन एज एन इवेंट। इवेंट भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका एलिमेंट्री इवेंट और दूसरा होता है आपका कॉम्पोजिट इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या है? एलिमेंट्री इवेंट वैसे इवेंट होते हैं विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर। जो इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है मेरा एलिमेंट्री इवेंट। और वैसे इवेंट्स जिसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं वो कहलाता है मेरा कॉम्पोजिट इवेंट। यानी हम उसको डिकम्पोज करके एलिमेंट्री इवेंट में ला सकते हैं, वो है मेरा कॉम्पोजिट इवेंट। यानी दो इवेंट को जोड़ के जो इवेंट बने वो है मेरा कॉम्पोजिट, और सिंगल इवेंट जहां हो वो है मेरा एलिमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? द नॉन अकरेंस इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब जैसे हम एग्जांपल में कहे कि मेरा 5 आने की संभावना क्या है, ठीक है,
5 आने की संभावना अगर मेरा 1 है तो 5 नहीं आएगा। कितने चांसेस हुए? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 एंड 6। ये सारा है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी जो नहीं आ रहा है, नॉन अकरिंग इवेंट्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ दे कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे मेरा एक डाइस थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मेरा क्वेश्चन कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर while throwing a dice, तो हम जब डाइस थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे मेरे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ये हो जाएगा मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। ऐसा इवेंट है जहां पे मेरा सारा पॉसिबिलिटीज कवर हो जाए। मेरा इवेंट यहाँ क्या बनेगा? गेटिंग अ नेचुरल नंबर। और 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा मेरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो ये है मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। Equally likely events क्या होता है? The events are said to be equally likely if the chance of happening each event is equal. Again, अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो मेरा 1 आने की संभावना क्या है? 1/6। 2 आने की संभावना क्या है? 1/6। 3 आने की संभावना क्या है? 1/6। सिमिलरली 4 आने की संभावना 1/6। 5 आने की संभावना 1/6 और 6 आने की संभावना भी 1/6 है। तो जहाँ पे मेरा हर एक इवेंट का आने का चांस इक्वल होता है उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। और ऐसे सैंपल स्पेस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी कहते हैं ऐसे ऐसे सैंपल स्पेस को जहाँ पे हर एक इवेंट की आने की संभावना इक्वल होती है। ठीक है। तब सैंपल स्पेस क्या है? मैंने टर्म यूज किया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस होता है आपका द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल elementary events or outcomes of an given experiment is called the sample space of the experiment। कहने का मतलब है कि कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक हम पॉसिबिलिटी निकाले या प्रोबेबिलिटी निकाले जहाँ पे जो जो मेरा पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे कि अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो मेरा पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है मेरा सैंपल स्पेस, यानी किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का सारा पॉसिबल आउटकम्स वो होता है मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है। और जो हमको चाहिए होता है वो होता है मेरा इवेंट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो परम्यूटेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमको किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में अरेंजमेंट करने को कहे। ठीक है, जब हमको अरेंजमेंट का बात होगा तो हम यूज करेंगे परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं हम NPR। NPR is used to denote the number of permutations of n different things taken R at a time। जहाँ n क्या है मेरा? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और R है मेरा जो हम नंबर ऑफ थिंग्स को एट अ टाइम में ले रहे हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ n है आपका क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ठीक। फैक्टोरियल क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स टिल 1। जैसे 5 फैक्टोरियल अगर हम कहते हैं तो ये होता है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल कहे अगर हम तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो क्या हम 10 फैक्टोरियल कोई और टर्म्स में लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये है मेरा परम्यूटेशन। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? The different groups of selection which can be formed out of a given number of objects by taking some or all of them at a time without the reference of order। यानी कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना हो। जहाँ अरेंजमेंट करना हो वहाँ यूज करेंगे हम परम्यूटेशन। जहाँ सिर्फ सिलेक्शन करना हो और हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं हो वहाँ हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है। कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं? NCR। और NCR को लिखते कैसे हैं हम लोग? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। जहाँ n क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड एट अ टाइम। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो आइए आगे देखते हैं हमारा 2 फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
पहला है आपका प्रोडक्ट रूल और दूसरा है आपका सम रूल। तो हम प्रोडक्ट कब यूज करते हैं और सम यूज करते हैं, आइए देखते हैं। जहां कहीं भी हमारे क्वेश्चन में एंड का यूज हो, ठीक है, एंड का यूज हो, वहां हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। जैसे 5 balls are drawn from a bag of containing 6 white and 4 black ball। यानी अपने पास कितना बॉल है, 6 white and 4 black balls। निकालना कितना है अपन को, 5 balls। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ वी ड्रॉ एग्जैक्टली 3 white and 2 black balls। ठीक, एंड का यूज आया। हमको कितना बॉल निकालना है, 5 बॉल, जिसमें से 3 white होना चाहिए और 2 black, यही है। चलिए, तो हम तो ये 3 white बॉल निकालेंगे कितने बॉल में से, 6 white में से, यानी 6C3। क्यों, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का बात हुआ, चुनने का बात हुआ। ठीक है, तो 6C3 इंटू, इंटू क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ एंड दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिया हुआ है और चाहिए अपने को 2 ब्लैक बॉल, तो हम लिखेंगे 4C2। ठीक है, तो यहाँ यूज किए हम प्रोडक्ट रूल। दूसरा है आपका सम रूल। सम रूल हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास और दिया हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इन हाउ मेनी वेज 4 balls कैन बी ड्रॉन। 4 बॉल हमको ड्रॉ करना है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। और इसमें से कहा है हमको 4 बॉल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए देखिए, 4 बॉल ड्रॉ करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। केस 1, या तो हम 5 रेड बॉल जो दिया है उसी में से चारों बॉल निकाल ले और ब्लैक बॉल एक भी नहीं निकाले। ठीक है, या फिर हम 5 जो रेड बॉल है उसमें से 3 बॉल निकाले और ब्लैक बॉल में से एक निकाले। या फिर 5 जो रेड बॉल है उसमें से 2 बॉल निकाले और दोनों का दोनों हम ब्लैक बॉल निकाले। ठीक, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 2 ब्लैक बॉल है और मैक्सिमम 2 ही ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे 5C4 इंटू 2C0, 5C3 इंटू 2C1 और 5C2 इंटू 2C2। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, वेरियस ऑप्शंस है कि या तो हम पहला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या तो हम दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या तो हम तीसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, वेरियस पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वेरियस पॉसिबिलिटीज है और ये है आपका केस 3। तो जहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस होता है वहां पे हम टोटल निकालने के लिए यूज करते हैं प्लस। ठीक है, ये है आपका सम रूल और ऊपर था आपका प्रोडक्ट रूल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऊपर हम लोग देखे थे सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या था आपका, जितना भी मेरा पॉसिबल आउटकम्स होता है एक किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। यानी ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जितना भी मेरा एलिमेंट्स इसमें दिया हुआ है हर एक को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका सेट थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, दिया है लेट ए बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर अपीयर्स एंड बी बी द इवेंट दैट एन ऑड नंबर अपीयर्स इन अ थ्रो ऑफ डाई। एक अगर हम डाई थ्रो करें, डाई आपका ना डाइस का सिंगुलर फॉर्म ही होता है। ठीक है, यानी एक अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं डाई। तो आपका सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा जब हम एक डाई थ्रो करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसी में कहा है कि ए एक ऐसा इवेंट है जो मेरे पास इवन नंबर आ रहा है। तो ए अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 2 4 6, और बी एक ऐसा इवेंट है कि ऑड नंबर आ रहा है यानी 1 3 5। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना, 1 2 3 4 5 6। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यानी दोनों सेट में मेरा कॉमन क्या है। ठीक है, तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि मेरा यहाँ पे ए में कहा था इवन नंबर और बी में कहा था ऑड नंबर और दोनों में कोई भी मेरा कॉमन चीज नहीं है, इससे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5। ठीक है, यानी 0। ठीक, और जब ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है या 5 होता है, यानी जब हमारा दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको लिखते हैं हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, और एस क्या है आपका सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में मेरा कितना एलिमेंट्स है, एन मतलब वही हो गया, और ए मतलब कोई भी एक इवेंट ए हो रहा है तो उसका कितना नंबर ऑफ इवेंट्स है उसको लिखते हैं, डिवाइड करते हैं हम टोटल सैंपल स्पेस से। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, यानी किसी भी चीज की होने की संभावना प्लस किसी भी चीज की नहीं होने की संभावना इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट ए अकर करे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट नहीं अकर करे, ए सी का मतलब क्या था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नहीं अकर करे विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू योर कॉइन्स एंड डाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, इधर आई विल बी गेटिंग अ हेड और अ टेल। ठीक, लेकिन हमसे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो उसके बाद हम लिखेंगे एन एस, यानी सैंपल स्पेस का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2। उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो लेट A be an event of getting exactly one head। ठीक है, A को हम एक इवेंट बनाए कि हमको exactly वन हेड आ रहा है। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू हो गया क्या हेड, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया A में 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस व्हिच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आया कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। एक हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो अगर मेरा सैंपल स्पेस सबसे पहले, हम कॉइन को अगर 2 बार टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड आए दूसरा में टेल आए, पहला में टेल आए दूसरा में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आए, यानी एन एस हो गया कितना 4। ठीक है, चलिए आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, यानी लेट ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड। ठीक है, ए हो जाएगा आपका इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड कब कब आ रहा है, एच टी या फिर टी एच, यही आ रहा है। एन ए कितना हो गया आपका 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट इज 2। आपसे पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A is equals to NA divided by NS is equals to 2 by 4 is equals to 1 by 2। इसे मान लीजिए अगर बोल देता कि what is the probability of getting at least one head, at least one head का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है, तो एटलीस्ट वन हेड वाला अगर कंडीशन दे देता, एटलीस्ट वन हेड जैसे मान लेते इसी में, चलिए लेट बी बी एन इवेंट of getting at least one head, at least one head, at least one head में बी में क्या क्या चला जाता मेरा, हेड टेल, टेल हेड और साथ ही साथ हेड हेड, कम से कम एक हेड, 2 भी होगा तो चलेगा अपने को, तो एन बी हो जाता है कितना मेरा 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी हो जाता मेरा एन बी डिवाइडेड बाई एन एस विच इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, आई होप इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, यानी मैंने 3 बार किसी कॉइन को अगर टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, या तो तीनों में हेड आ जाए, हो सकता, या तो पहला दूसरा में हेड आए तीसरा में टेल आए, या फिर पहला में हेड आए दूसरा में टेल आए फिर हेड आए, या फिर पहला में टेल आए और दोनों हेड आए, यानी 2 हेड वाला किस्सा खत्म। उसके बाद
या तो तीनों में टेल आ जाए, ठीक है, या फिर दो टेल और एक हेड आ जाए, या फिर एक टेल हेड और टेल आ जाए, ठीक है, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। यही मेरे पॉसिबिलिटीज है। ठीक, कितना पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी एन एस हो गया 8। अब बोला है राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, यानी एग्जैक्टली टू हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। तो लेट ए बी एन इवेंट of getting exactly two heads, ठीक है। A इज इक्वल्स टू, दो हेड कहाँ कहाँ आया है, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, बस इतना ही है मेरा, यानी एन ए इज इक्वल्स टू 3। हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस विच इज इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू कॉइन। दिया है 3 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 पेयर कॉइन को मैंने एक बार टॉस किया। अभी जो हम सैंपल स्पेस लिखे थे क्या क्या था आपका, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, ठीक है। उसके बाद या तो टेल टेल टेल, या तो टेल टेल हेड, या तो टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। ये है मेरा 8 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आगे राइट डाउन द सैंपल स्पेस, हमने लिख लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग exactly one head, exactly one, sorry, at least one, ना, sorry, getting at least one head, at least one head यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 3 वाले लिख लेते हैं, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ये टेल 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 वाला आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हो गया टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, यानी एन ए हो गया आपका 7। ठीक है, एन ए हो गया आपका 7। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है एग्जैक्टली वन टेल। हम यहाँ लिखें लेट बी बी एन इवेंट, let B be an event of getting exactly क्या था आपका one tail, exactly one tail। तो B is equals to exactly one tail कहाँ है आपका, head head tail, फिर head tail head और tail head head, ठीक है, यही 3 होगा, यानी NB is equals to 3। ये क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, बी क्या है मेरा, एक इवेंट है जिसमें आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन टेल। Probability B is NB divided by NS is equals to 3/8। ठीक है, आई होप कॉइन्स वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम डाइस वाला। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज इवन, लेस देन 4, नॉट एन इवन, ईदर एन इवन और एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर लेस देन 4। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम एक डाइस थ्रो करेंगे, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, शुरू में क्या, एन इवन, यहाँ पर लिख लेते हैं एन एस इज इक्वल्स टू 6, इवन नंबर। तो अगर हम टाइप करते हैं तो लेट ए बी एन इवेंट
of getting an even number. Even number तो क्या क्या possibilities है मेरा 2, 4 and 6. The probability of happening of A is equals to 3 by 6 is equals to 1 by 2. ठीक, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में क्या बोला है लेस देन 4 यानी 3, 2, 1 let B be an event of getting a number less than 4. लेस दैन 4 में क्या क्या आ जाएगा 1, 2 and 3 यानी B is equals to 1, 2 and 3 and B is equals to 3. The probability of B is equals to NB divided by NS is equals to 3 by 6 is equals to 1 by 2. ठीक है, आई होप यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नॉट एन इवन नंबर, सी नंबर है आपका नॉट एन इवन नंबर। एक पहला ही क्वेश्चन था कि इट इज एन इवन नंबर और ये है नॉट एन इवन नंबर, यानी अगर हम ए माने थे कि सेट ऑफ एलिमेंट होगा जो कि मेरा इवन है तो हम ए सी यानी ए कॉम्प्लीमेंट होता है आपका वैसे सारे इवेंट्स जो हमारा नहीं आने वाले हैं पर्टिकुलर बिट के अंदर। ठीक है, तो ए सी कितना हो गया आपका यहाँ था 2, 4, 6, ये हो गया 1, 3 and 5। ठीक है, फिर n ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 3 निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू एन ए सी डिवाइडेड बाई एस। एन ए सी कितना है आपका 3 by 6 इज इक्वल्स टू 1 by 2, 1 by 2। चलिए उसके बाद बी नंबर आगे क्या कहा है ईदर एन इवन और एन ऑड नंबर, या तो इवन हो या तो ऑड हो। ये तो हम ऑलरेडी निकाल लिए हैं ना कि इवन नंबर होगा, तो हम निकालते हैं लेट सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला है ईदर एन ऑड और एन इवन नंबर, ऑड लगाया है। जहाँ पे भी ऑड लगता है वहाँ हम क्या यूज करते हैं, तो ऑड नंबर क्या क्या है हमारा 1, 3 and 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है ईदर एन इवन और एन ऑड नंबर, जहाँ पे भी और वाला केस आता है हम क्या यूज करते थे प्लस, प्लस यूज करते थे। यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले हम निकालेंगे ए और सी, ए और सी यानी कि ए भी या फिर सी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एलिमेंट्स में आ सकता है। तो हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन और ऑड नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहले मेरा ए जहाँ पे मेरा इवन का था यानी कि 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 by 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए लास्ट था आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर लेस देन 4 ऑड नंबर मीन 3 और 1। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number less than 4 is equals to 1 into 1 2 by 6 is equals to 1 by 3। ठीक है, आई होप कि आपको डाइस वाला क्वेश्चन एज वेल एज कॉइन वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो हम कल मिलेंगे कुछ कार्ड्स वाले क्वेश्चन के साथ और साथ ही साथ कुछ बॉल्स वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।